पिछले 67 साल से हुकूमतें रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करती रही हैं, लेकिन क्या ये वादा वफा हुआ? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमने आखिर इनसे ऐसा क्या मांग लिया है तो ये पूरा नहीं कर पाते? पीने का साफ पानी, बच्चों के लिए मेयारी तालीम और खाने पीने का सस्ता सामान। लेकिन अगर सामान मिल भी जाता है तो पकाएंगे कैसे? गैस नहीं है। आइए आज के प्रोग्राम में इसी गैस के बुहरान पे गुफ्तगू करते हैं। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं आम आदमी। अगर आपका चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है और वो इसलिए नहीं कि खाने पीने को नहीं है, बल्कि इसलिए कि गैस ही मैसर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मुल्तान और गुजरावाला के लोग तो अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। चल के देखिए। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग भी बढ़ गई। चूल्हे ठंडे हुए तो शहरियों का पारा चढ़ गया। मुल्तान में सुई गैस बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। नवाबपुर रोड, न्यू मुल्तान चुंगी नंबर 6, होनी ब्रिज चौक और गुलाम आबाद में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। बार बार ये लोड शेडिंग करते हैं, हम जब तक नहीं जाएंगे पूरा मुकम्मल गैस दो, हम जब जाएंगे। क्या चाहते हैं ये लोग? उनको सब कुछ अवेलेबल है, हमारे लिए खाने के लिए भी गैस अवेलेबल नहीं होगा। गुस्से में भिपरे मुजाहिरीन को देखकर सुई गैस अमले ने दरवाजे बंद कर दिए। सुई नौदरन वालों का कहना था कि मेन सप्लाई से ही गैस कम आ रही है। गुजरावाला के मकीन भी सड़कों पर निकले। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सुई नौदरन के दफ्तर का घेराव कर लिया। चूल्हा नहीं बलदा पिया, भुखे ने बच्चे दिन हो गए। 17-18 जियां घर दे विचों पका के कितों खाइए। सरगोधा में भी आवाम का पारा चढ़ गया। औरतों बच्चों समेत सड़कों पर निकल आए। सिल्ला वाली रोड ब्लॉक कर दी, बाजार बंद हो गए। फैसलाबाद का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। टेक्सटाइल की सनतों के शहर को भी गैस से महरूम रखा जा रहा है। सर्द मौसम में शहरियों का पारा हुआ हाई। गैस बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में सैकड़ों खवातीन, मर्द और बच्चे भट्टा स्टॉप पर जमा हुए। खवातीन हाथों में बर्तन और सब्जियां उठाए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती रहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले तो रात के वक्त गैस आ जाती थी, अब वो भी नहीं आती। बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, दूध गर्म करना होता है, दूध मांगते हैं, वो कहाँ से गर्म करके देते हैं सर्दी में? हम लोग घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कहाँ जाएं कि कैसे करें? चल भूखे बैठे, लकड़ी नहीं ला सकते, मजदूरी नहीं बच्चों की, क्या करेंगे? मुल्तान के इलाके गल्ला मंडी में भी 2 माह से गैस न मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज हुए। डंडा बरदार मुजाहिरीन सड़क पर जमा हुए और टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं लकड़ियां जला जला कर तंग आ गए हैं, अगर गैस न मिली तो रोजाना सड़कों पर निकलेंगे। इन्हीं वजूहात के सबब पाकिस्तान के सनतकार दूसरे ममालिक में जाके सरमायाकारी कर रहे हैं। और तो और लाहौर जो कि पंजाब का दिल है, उसके मकीनों की हालत देखिए। गैस की बंदिश के बायस शहरियों का पारा हाई। बरवक्त खाना न मिलने पर सुई नौदरन के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं कि सर्द मौसम ने इनके घरों के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। 12-1 बजे तक गैस नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे इतने तंग हैं कि माएँ दूध गर्म करके बच्चों को नहीं पिला सकती। बच्चे बहुत तंग हैं, आपस में घर में सर लड़ रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में पंजाब में गैस की तलब बढ़कर 2 अरब मकाब फीट तक पहुंच जाती है, लेकिन फ्राहमी सिर्फ 55 करोड़ मकाब फीट है, जिसके बायस घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के लोगों का हाल तो आपने देखा। आइए अब चल के देखते हैं कि दारुल खिलाफा के लोगों पे क्या बीत रही है। शहर इक़्तिदार में पुलिस गर्दी। गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर शेलिंग। कवरेज करने वाले जाग टीवी के रिपोर्टर को पुलिस उठा ले गई। रावल टाउन के मकीन गैस लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे बुझने के खिलाफ रावल चौक में मुजाहरा कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मार भगाने के लिए आंसू गैस शेलिंग कर दी। गैस की बंदिश जहां लोगों के लिए मुसीबत बन गई, वहीं एलपीजी और लकड़ी बेचने वालों के बारे न्यारे हो गए।
गैस की किल्लत क्या हुई? गोया मुतबादल ईंधन फरोख्त करने वालों की तो चांदी हो गई। LPG की दुकानों पर खरीदारों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जहां सार्फिन अपना कीमती वक्त जाया करने के साथ महंगे दामों बिकने वाली माया गैस खरीदने पर मजबूर हैं। 160 रुपए हो गई है, तो अब फायदा तो कोई नहीं है। इंतजार में बैठे रहते हैं, शायद गैस आ जाए तो हम कुछ पका लें। 3-3 4-4 दिन हो गए, गरीब बंदा 3 टाइम बाजार से कहाँ से खाएगा। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस LPG माफिया की 5 उंगलियां घी में हैं और एक हफ्ते के दौरान माया गैस की फी किलो कीमत में 40 रुपए तक इजाफा हो चुका है। ये सब देखने के बावजूद हुकूमत हरकत में आए या ना आए, लेकिन अम्मा साबरा जरूर हरकत में आ गई हैं। 60 साला अम्मा साबरा गोबर इकट्ठा करती हैं, तूड़ी मिलाती हैं और ओपले बनाती जाती हैं। ये कोई गुजरे दौर के मनाजिर नहीं, आज के वक्तों की बात है। फैसलाबाद में गैस की बदतरीन बंदिश ने ओपलों की मांग और जरूरत बढ़ाई तो अम्मा साबरा ने कमर कस ली। एक दिन में 300 ओपले तैयार करती हैं। गोबर मिलदा कोई नहीं प्याते गो साग थाप लेवेंदी सुखा के बाल लेवेंदी। ओपले बनाना ही नहीं, इन्हें सुखाना भी मेहनत तलब काम है। ओपले बहुत जलाने मुश्किल है, हमें गैस चाहिए, गैस की जरूरत है। उधर सियालकोट में भी गैस प्रेशर में कमी के सताए शहरियों ने मुतबादिल जराए के लिए लकड़ियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं अब इन्हें वक्त पर खाना भी मुयस्सर नहीं। गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं, बच्चे सुबह लेट हो जाते हैं, हमें वक्त पे खाना नहीं मिलता। ये तो वही हिसाब है, पहले वाला लकड़ियाँ खरीदने आए हैं, बहुत टेंशन है। घरेलू सार्फिन कहते हैं 18 घंटे गैस की बंदिश के बायस लकड़ियों की कीमतें भी आसमानों पर हैं। वो जाएं तो जाएं कहाँ। सिर्फ अम्मा साबरा ही नहीं जो अपनी मदद आप के तहत घर का चूल्हा जला रही हैं, बल्कि मीरपुर खास के मोहम्मद ताहिर भी किसी से कम नहीं। मीरपुर खास के तालिब इल्म का कारनामा बहुत हुआ लकड़ी पर खाना पकाना। भैंसों के फुजले को काम में लाया और खुद ही गैस तैयार कर डाली। मोहम्मद ताहिर का कहना है कि फुजले से तैयार गैस 3 घरों को मुहैया की जा सकती है। ओपलों में पानी डालकर 15 से 17 दिन के लिए खास तर्ज के टैंक में रखा जाता है, जिसके बाद इसमें गैस बनना शुरू होती है। हमारे पास गैस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा मिकदार में हो जाता है कि हमें वाल खुला छोड़ के एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। गैस आने पर ख़वातीन भी खुश हैं, कहती हैं इनका बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हम बहुत खुश हैं ये चीज़ हासिल करके, हमें बहुत सहूलत हासिल है ये। अगर आपके पास 5 भैंसें हैं तो रोजमर्रा की गैस जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ गैस से चलने वाले जनरेटर के जरिए बिजली भी पैदा कर सकते हैं। हमारे नौजवान कहीं भी हों, किसी से कम नहीं। यजमान के टीपू ही को देख लीजिए। गैस की बंदिश के खिलाफ कोई कर रहा है एहतजाज तो कोई हुआ जान से हलकान। लेकिन बहावलपुर के इलाके यजमान के टीपू ने घर के साथ ही बायोगैस प्लांट ही लगा डाला, जिससे न सिर्फ इसके घर का चूल्हा जल रहा है बल्कि आटे की चक्की से इसका रोजगार भी लग गया है। मेरा ये कारोबार सारे इसके सिर पे चल रहा है और मेरे घर का चूल्हा भी चल रहा है और इंशाल्लाह मेरे पैसे भी बच रहे हैं और जबरदस्त काम है। टीपू की इस काविश पर इसके अहले खाना समेत मोहल्ले वाले भी खुश हैं। गांव में दूसरी चक्की भी है जो कि वो लाइट पे है और ये बायोगैस पे लगाई गई है। वहाँ पैसे ज़्यादा लेते हैं और लाइट का भी मसला होता है। टीपू का कहना है कि गोबर से गैस बनाने का तरीका इसने इंटरनेट पर देखा था, जिस पर अमल दरामद ने इसे माला माल कर दिया। गैस की फराहमी के मसाइल कराची में भी हैं। हमसे कुरंगी के रिहायशियों ने रब्ता किया तो हम टीम लेके पहुँच गए। पानी हो गया, बिजली हो गई और खुसूसन गैस के हवाले से बड़ी मुश्किलात का यहाँ पे जो है वो सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हमारे यहाँ कुंडा सिस्टम है सुई गैस का ना। हाँ, हमने 3 महीने से ये चालान जो है इसका जमा कराया हुआ है गैस का।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी में। कराची का एक इलाका है जहाँ के मकीनों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मैसर नहीं हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है गैस का। आइए चलिए उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? तैमूर अली ख़ान नाम है मेरा। तैमूर अली ख़ान साहब। तैमूर, आप कब से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। और मकसद ये है कि बुनियादी ज़रूरियात से जो है वो आम आदमी ही जो है वो बिल्कुल बरीउज़ ज़मा है। हुकूमत बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, पानी हो गया, बिजली हो गई, और ख़ुसूसन गैस के हवाले से बड़ी मुश्किलात का यहाँ पे जो है वो सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आजकल ज़्यादातर जो है वो गैस का मसला ऐसा है कि अगर हम रोटी पकाने की कोशिश करें तो समझ लें कि हमें आधा घंटा एक रोटी पकाने में लग जाता है। उसकी वजह यह है कि गैस का प्रेशर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और यूँ समझ लें किसी टाइम गैस ऐसा होता है कि प्रेशर में आती है तो दिन में जो है तकरीबन आधा घंटा कह लें 20 मिनट कह लें तो हमें गैस मिलती है। उसके बाद जो है मतलब उसका प्रेशर अप डाउन रहता है। तो मतलब अगर हांडी पकाने की बात करें तो तकरीबन 3-3 घंटे 2.5 घंटे जो है हांडी पकाने में लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिलेंडर के जो मतलब है गैस के जो इस वक्त चार्जेस चल रहे हैं 140 रुपये किलो गैस चल रही है, जो कि अगर हम उसको गैस को अगर पूरा महीना सिलेंडर इस्तेमाल करें तो यूँ समझ लेंगे तकरीबन जो है हमारी 5000 रुपये की गैस जो है वो एक महीने में खर्च होती है। तो अभी तक गैस की लाइनें नहीं डली? नहीं। पैसे ले लिए आपसे? पैसे हम दे चुके हैं। प्यार पहले तकरीबन जो है हमारा गैस फुट हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, और अब तक कोई लाइन नहीं डली? कोई लाइन नहीं डली। इतने सुई सदन वालों से रब्ता किया? बिल्कुल, उनसे रब्ता हुआ है कि उनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पे 2-3 दफ़ा के सर्वे करके गए हैं। वो कोई ना कोई नई कहानी जो है वो डाल दी जाती है कि भाई ये सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी जो है यहाँ पर मतलब कुछ पे करेगी तो ये मामला आगे चलेगा, और इसी वजह से जो है ये मामला आगे हो नहीं रहा है। आइए यहाँ के घर में चलते हैं, वहाँ चल के पूछते हैं कि गैस के क्या मसाइल हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, मैं आपसे यहाँ बात करूँगा। आपका बड़ा प्यारा सा छोटा सा घर है, खूबसूरत है, तो आपको क्या मसाइल हैं यहाँ पर, पानी के, गैस के, बिजली के? बताइए मुझे। गैस का मसला ये है कि हमने तकरीबन 3 माह से ये जमा कराया हुआ चालान, और उसकी कॉपी भी मैं ये हाथ में लेके बैठी हुई हूँ कि मैंने कहा आप लोग की टीम आ रही है तो हम ये आपको दिखा सकें कि प्रूफ के तौर पे कि ये हमने 3 महीने से ये चालान जो है इसका जमा कराया हुआ है गैस का, लेकिन वो कोई ना कोई पंचायत बता देते हैं। मसद कभी आप जाएं उनसे पता करें कि ये हमारा डिले क्यों हो रहा है, हमारा मामला इतना प्रोलॉन्ग आप क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कह देते हैं ऐसा करें कि भाई वहाँ पर क्योंकि अभी लाइन नहीं आई है तो आप ऐसा करें कि किसी और दीवार का बंदोबस्त करें या किसी और घर वालों से आप परमिशन लेकर आ जाएं। तो फिर एक दफ़ा हमने परमिशन लेके भी उनको दी है, और इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए है, तो फिर वो भी हमने सबमिट करवाई है। तो ऐसा लगता है कि पब्लिक को जो बुनियादी सहूलतें हमारी सरकार को देनी चाहिए वो उस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी बात तो सभी करते हैं ना, तो कौन सा ऐसा शख्स होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, लेकिन ये बुनियादी सहूलतें जो हैं वो हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं, और हम यही सहूलतें चाहते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहते। मैं आपकी वालदा से बात करूँ? जी जी बिल्कुल। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह, बस वही है। हाँ, आप परेशान हो रही हैं गैस से, बिजली मैं से? मारी फिर रही हूँ, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए करीब कि क्या नाम है, मैं गैस के मसले में जो है पानी दूसरों के घरों में पकाना, खाना, बर्तन धोना, ये करना, वो परेशानी में हूँ मैं। बहुत रात को 12 बजे घर वापसी लौटती हूँ, सर्दी का मौसम है। तो आप कहीं काम करती हैं? नहीं, मैं कहीं काम नहीं करती, मैं घर ही की हूँ। तो ये मसला है, मैं किसी टाइम पे मैं बहुत परेशान होती हूँ कि क्या ज़िंदगी है इंसान की, क्या करे इंसान। इनके यहाँ पर क्योंकि गैस नहीं है इसलिए LPG सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। अभी खातून ने मुझे बताया कि LPG 150 रुपये किलो मिल रही है। मुझे तो इसकी फ्लेम भी बहुत कम नज़र आ रहा है, उसका शोला जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, तो हांडी क्या खाक पकेगी। अब मैं साथ वाली गली में एक और दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ मालूम करने के लिए कि वहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ मेरे साथ एक खातून और हैं जिनके अपने घर में सुई गैस कनेक्शन है, लेकिन कैसे है ये मालूम कीजिए। ये हमारे यहाँ कुंडा सिस्टम है सुई गैस का ना। हाँ,
किसी और के घर से हमने लिया हुआ है। अच्छा, तो ये गैस का जो आप ले रही हैं जी, ये जायज़ तो है कि नहीं जायज़? नहीं जायज़ है, हम आधा बिल पे करते हैं इसका। बिल आता है आपके नाम से? आपके नाम से? नहीं, हमारे नाम से नहीं, जिनके घर है उनके नाम से आता है। तो आधा वो देते हैं, आधे हम देते हैं। अच्छा, इस तरह ये आपने कर रखा है जी। और कितना दूर है उनका जो मीटर है? वो इधर कॉर्नर पे। वहाँ से पाइप यहाँ कैसे आया है? इस तरह आया, देखो यार, उधर सामने भी है, इस तरह आ रहा है, ऊपर छत पे से आया है। जैसे कुंडा बिजली का आता है ऐसे इसका गैस का भी आ रहा है। ये खतरनाक नहीं है? अब खतरनाक है तो क्या करें। हम लोग ने कितने 2 साल तक वो सिलेंडर जलाया है और वो लकड़ी पे भी पकाया है जब से हम लोग आए हुए यहाँ पर। अब लिए अभी हमने 1 साल हुआ है हम लोग को लिए गैस। अच्छा, इससे पहले आप लकड़ी जलाती थी आपने कहा? जी, ऊपर छत पे छत पे चूल्हा बनाया हुआ था, उधर जलाते थे हम लोग। और गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर तो खैर इधर ही रखा हुआ था, बड़ा LPG। तो ये अब आपने कुंडा लगा लिया? जी, बहुत परेशान होके, क्योंकि अक्सर वो ख़त्म हो जाता था, तब फिर ये लिया है हमने। गुजर बसर कैसे होता है आप लोगों का? ये कुछ आसान नहीं है। बस ऐसे ही होता है, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। हम तो बहुत तंग आ गए हैं, हम कह रहे हैं ये इलाका ही छोड़ के जाएंगे, जहाँ पर सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ हो वहीं पर रहेंगे। पहले जो अब हमारा सिलेंडर था तो 10,000 की तो हमारे यहाँ वो जलती थी गैस, LPG गैस। अच्छा, आपने उसे बताया कि साहब बिजली का कुंडा लगा हुआ है। जी। तो बिजली का बिल कितने का आता है? ये फिक्स हुआ है 1000 रुपये। 1000 रुपये फिक्स हुआ? फिक्स हुआ है, 1000 रुपये देते हैं हम लोग। उसमें ना हमारे यहाँ देखें फ्रिज छोटा चल रहा है और कोई चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक की टीवी है बस छोटा। अच्छा, सुबह का नाश्ता कैसे बनाती हैं? कुछ भी नहीं, ब्रेड खाई आज सुबह नाश्ते में गैस ही नहीं आ रही थी। ये इस गैस पे चाय यानी कि 2 घंटे पहले रखी है तो बनी है। और दोपहर का खाना और रात का खाना बच्चे दोपहर का खाना इस तरह बनाया है कि रात का वो सालन बना हुआ था और दोपहर में अभी चावल बॉयल किए इसी गैस पे। अच्छा। वरना अभी भाभी कह रही थी अम्मी वही पुराना सिस्टम करते हैं, ऊपर जाके हम जो है ना चूल्हा बनाते हैं, चूल्हा बना के फिर खाना बनाते हैं। अम्मी ने कहा छोड़ो रोटी वोटी को, आप जो है ना चावल इस पे बॉयल कर लो ये हुआ है। अच्छा, आप हुकूमत वक्त से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई गैस दें, हर फैसिलिटीज़ दें हमको। ये क्या है, ये हम लोग किस तरह गुजारा करेंगे? ये 21वीं सदी का पाकिस्तान है, एटमी क़ुव्वत है, और जब शहरों का ये हाल है तो खुदा बेहतर जाने कि गाँव और करियों का क्या हाल होगा। हम इक़्तिदार में आने वाले लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा वोट लेने के बाद आप इन इलाकों में तशरीफ़ लाइए और यहाँ के हालात देखिए, क्योंकि कल आपको इलेक्शन के वक्त दोबारा इनके पास आना पड़ेगा। लेकिन अब ये कौम जाग चुकी है, यकीन कीजिए इनकी बातों से पता चलता है कि अब आपको वोट देने से पहले ये 10 दफ़ा सोचेंगे। पाकिस्तान में बड़ा से बड़ा सानहा पेश आ जाए, यहाँ के वुज़रा और लीडरान अपनी कुर्सी छोड़ने पर राज़ी नहीं होते। इसके बरक्स यूरोप का एक छोटा सा मुल्क लैटविया है, जहाँ के लीडरों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ तो लोगों के सरों पर दहशतगर्दी और महंगाई का आसमान गिरने के बाद भी कोई सरकारी अहलकार इस्तीफा देने को तैयार नहीं होता। मगर लाटविया के वजीर आजम ने 22 नवंबर को रीगा में एक सुपरमार्केट की छत गिरने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि मुल्क को ऐसी हुकूमत की जरूरत है जिसे पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल हो, ताकि वो उन मसाइल को हल कर सके जो उस मुल्क को दरपेश हैं। याद रहे कि लाटविया यूरोप का एक मुल्क है जिसके मुआशी हालात 2009 में तबाही के दहाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन मुस्ताफी होने वाले वजीर आजम जब दूसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हुए तो उसके बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो गए और पिछले 2 साल के दौरान इस मुल्क की मईशत बहुत तेजी के साथ तरक्की की तरफ गामजन हो गई। लेकिन हमारे मुल्क में शायद ये सब कुछ नामुमकिन है। अब तो उम्मीदों का चूल्हा जलता है और ख्यालों में ही रोटी पकती है। दिन भर गैस नहीं होती, आ भी जाए तब भी कम होती है।
पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हम मुख्तलिफ सियासतदानों, तज़िया निगारों और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ गुफ्तगू करते रहे, लेकिन आज मैंने सोचा कि उस तबके को लेकर बैठूं जिनके हाथ में कल मुल्क की बागडोर होगी, वो ये कल के मेमार होंगे। मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स हैं और इनसे चल के सवालात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, इनके मुस्तकबिल के हवाले से। जनाब, पहला सवाल आपसे मैं करूँगा। क्या नाम बताया आपने? अनिल ताहिर सर। अच्छा, ये बताइए कि वेस्टर्न ममालिक में जहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे इक्वालिटी है, मसावात है, क्या पाकिस्तान में आपको नज़र आता है कि ये होगा कभी आने वाले वक्तों में? सबसे पहले जो ज़रूरी बात ये है कि वेस्ट की जब आपने बात की तो उसमें ज़रूरी बात ये है कि आपने कहा एजुकेशन है, इक्वलिटी है। उस इक्वलिटी का सबसे ज़रूरी पार्ट ये है कि उन्होंने अपने सिस्टम को इक्वल किया और तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ पर वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कानून की बराबरी, कानून की बालादस्ती, इसलिए कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे और कोई भी उससे मतलब बढ़ा नहीं है। कानून की अहमियत और सच्चाई की अहमियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये है कि हमारे यहाँ लोग एक तो कानून के बारे में मुकम्मल तौर पर श्योर नहीं है कि यहाँ पर कोई कानून भी है। दूसरी बात, एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें भी तबकात, नो इक्वलिटी। थर्ड, जब आप मुस्तकबिल की बात करेंगे तो जब इक्वलिटी से ही बुनियाद नहीं उठेगी तो बिल्डिंग तो बिल्कुल अनइवन होगी ना, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो एक वक्त पे आके गिर जाएगी और हम सब लोग कोलैप्स का शिकार हो जाएंगे। तो ये नामुमकिन वाली बात है। अगर हम एजुकेशन को फ्री कर दें तो कुछ निज़ाम सुधर सकता है इस देश का, इस मुल्क का। तो ये कुछ हम करना चाहेंगे। नौजवान जो है इस मुल्क में, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो टॉप पे हैं, जिनके हाथ में पावर है, क्या वो एजुकेटेड नहीं है? वो एजुकेटेड है, पर वो जो अनएजुकेटेड है उनको एजुकेशन नहीं देते। वो चाहते हैं कि जो उनके घर है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही एजुकेशन की सब पीढ़ी चलती रहे, और जिनके पास पैसा नहीं, उनके पास एजुकेशन नहीं, और जब तक उनके पास एजुकेशन नहीं आएगी तब तक ये मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो एजुकेशन क्या महज डिग्रियां लेना होता है? नहीं, मतलब हुनर भी हो, साथ साथ एजुकेशन भी हो, समझ हो उनमें मुल्क की क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसे चुनना चाहिए, पॉलिटिक्स में किसके हमें सीट देनी चाहिए। वोटिंग जब होती है तो इलाके वाइज में आके लेते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे या ये इस इलाकों को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो बस यही सारी सिस्टम, अगर ये चेंज होगा तब मुल्क में कोई तब्दीली आएगी, और जब एजुकेशन फ्री होगा तब सबके पास एजुकेशन होगी, तब मुल्क का निज़ाम कुछ बदल सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे मुझसे पहले। ये निज़ाम को बेहतर करने में एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। यहाँ पर बाहर के ममालिक में जब भी हम जाते हैं तो ट्रैफिक के निज़ाम से लेके जैसे ही हम वहाँ पर उतरते हैं तो शुरू से लेके हमें ये लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई चीज़, एक लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी वजह से ये सिस्टम सारा चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो पिछले चंद सालों से 8, 10, 15 साल से गड़बड़ हुआ है ना। मुल्क तो 68 साल से आज़ाद है, तो शुरू में क्यों वो फाउंडेशन की बात इन्होंने की कि फाउंडेशन ही जब गलत रखेंगे आप, जब निज़ाम ही नहीं बनने देंगे तो फिर तो पूरा सिस्टम आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले अगर उन दौर में देखा जाए, 65, 70 का दौर देखा जाए, तो वहाँ पर अगर एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया जाता तो वही लोग जनरेशन आज इस सिस्टम को सही चला रहे होते। एजुकेशन में क्या वो बेसिक गलती है जो ये कौम कर बैठी है, जिस वजह से आप कह रहे हैं निज़ाम गड़बड़ है? उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि टीचर्स जो हैं हमारे वो क्वालिफाइड नहीं होते, और वो भी इसी तरह डिग्रीज़ लेके और रिश्वत से या फिर सिफारिश से लगे होते हैं, और वो अपना टाइम प्रॉपर नहीं स्कूल में दे रहे होते बच्चों को। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे उस दौर में, तकरीबन टीचर्स, अगर एक स्कूल में 10 टीचर्स हैं तो 5 होते थे, 5 नहीं होते थे, 5 कभी इधर हैं कभी उधर हैं। तो इसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो। पुलिस आपके ख्याल में इस मुल्क में कभी आम आदमी को, आपको, मुझको वो जो इज़्ज़त है, जो हक़ है मेरा, मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा, या सिर्फ उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं? देखिए, पुलिस का इदारा बेसिकली आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कि आम तौर पर नज़र नहीं आता। मैं क्या था एक NIC की FIR कटवाने के लिए जिस एरिया में मुझसे NIC मिस हुआ, मैं चाहता था कि मेरे पास वापस अपना NIC आए, मेरी मुल्क की मेरी शनाख्त है वो। मैं एक पुलिस स्टेशन में गया उसी एरिया में,
वहाँ पर जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे एफआईआर कटवानी है। दे सेड कि अभी इस वक्त ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स थे, उनकी छुट्टी होने वाली है, तो अब जो आएंगे वो आपकी एफआईआर दर्ज करें। मैं वहाँ वेट किया, उसके बाद जब नए आने वाले थे वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा नहीं आप सुबह आ जाएं, हम लोग काम करने बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे कि आप रात को किसी वक्त आएंगे और हमें तंग करेंगे। मैं दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, तीसरे दिन उन्होंने मेरे एनआईसी में ही कोई मिस्टेक निकाल के मुझे कह दिया हम आपका काम नहीं करते। किसी और के साथ ऐसा हुआ है वाकया? आपके साथ हुआ है? बताइए आप क्या कह रहे थे पहले। मेरी बेशकीमती चीज़ चोरी हो गई थी, तो मैं गया पुलिस स्टेशन। मैंने कहा कि मुझे मेरी चीज़ चोरी हो गई, मुझे उसकी रिपोर्ट लिखवानी है, उसे कहते तो एफआईआर लिखवानी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरा पर्सनल डेटा है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो मिसयूज़ हो सकता है। तो उन्होंने कहा यार उसको छोड़ो, ये देखो वहाँ झाँक के देखो कौन पड़ा हुआ है। बोले वो देखो डाकू पड़ा हुआ है, ज़ख्मी पड़ा हुआ है, पहले उसका नंबर आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, तुम आना, तुम ये करना, तुम 15 दिन बाद आ जाना। छोटी सी एक पर्ची उन्होंने काट के दे दी मुझे, मतलब कुछ नहीं हो सकता। मैं मायूस होकर घर वापस आ गया। आप मुझे बताइए क्यों नहीं एफआईआर काटते? क्या प्रॉब्लम है पुलिस स्टेशंस को? क्या एसएचओ के ऊपर एक नेगेटिव मार्क आ जाता है? सबसे पहले तो उन पर जो है हमारे पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा समझा जाता है पुलिस वालों को। वो इस वजह से समझा जाता है कि वो रिश्वत लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते, और रिश्वत लेना उनका मामूल ऐसे बन गया है जैसे हम दोपहर को नाश्ता सुबह करके नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, हर उससे उन्हें रिश्वत ही लेनी है हर वक्त, कोई भी उनके पास आ जाए। वो इस वजह से लेनी है क्योंकि उनका सबसे पे स्केल कम है। पे स्केल कम होने की वजह से वो लोगों को परेशान करते हैं। और फिर अगर जैसे भाई ने बात की आईडी कार्ड गुम हो जाए, वो बगैर रिश्वत लिए एफआईआर भी नहीं दर्ज करते। कोई तो उम्मीद होगी भाई। शहर में बहुत कुछ हो रहा है, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा जाम रहता है, काफ़ी सारी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ रोज़ पहले मैं सदर से गुजर रहा था तो कुछ लोग आए मोबाइल लेने, वो बाइक पे आए थे तो मुझसे मेरा मोबाइल मांगने लगे, तो मैंने उनको मना किया तो वो मारने पीटने लगे थे। वो मेरा मोबाइल लेके चले गए, हालांकि सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो नहीं आया कोई भी। अब वो देख भी रहे थे मुझे, फिर भी कोई नहीं आया। अब मैंने बोला जब वो देख ही रहे हैं तो जब नहीं आया मेरे जाने से फिर क्या फ़ायदा होगा। सर ये इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं रोज़, आपने बताया मुझसे, कितनी देर लगती है आपको घर से आने जाने में? सर वैसे मेरे घर का रास्ता तो 1 घंटे का है, लेकिन मुझे कभी कभी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जाते। ट्रैफिक काफ़ी सारा जाम रहता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल निज़ाम इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। आपका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? जी नहीं, हम तो एक मैंगो मैंने आम आदमी है। आम आदमी है। अच्छा, फिर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते ही नहीं करते? कभी कभार अगर हम जल्दी में होते तो नहीं करते, और कभी कभार मतलब कहीं ऐसा नहीं जाना। एक बात बताइए मुझको, अब यहाँ से आप दुबई निकल के जाइए, करीब में दुबई चले जाइए किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, वहाँ पे आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ के तो निज़ाम इतना स्ट्रिक्ट होता है, तो वहाँ इनने बताया कि हिडन कैमरेज लगे होते हैं, तो उसके वजह से हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वरना मैंने सुना है कि वहाँ नाखून वगैरह निकाल देते कुछ ऐसा, ऐसी बड़ी सजाएं वगैरह होती है वहाँ पे, इस वजह से। सजाएं तो होती हैं, हाँ, ऐसे भी मैंने सुना है। तो अगर हम पाकिस्तान में सज़ा या जज़ा का निज़ाम मजबूत कर दें जी, तो ये आप जैसे कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप ये करते हैं जी, क्या लोग ठीक हो जाएंगे, निज़ाम ठीक हो जाएगा ट्रैफिक का, पुलिस सही काम करने लगेगी? जी, अगर हम कुछ लोग मिलके ऐसा काम करेंगे तो शायद हमारा ट्रैफिक का ही निज़ाम सुधर जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर हम कुछ लोग, एक बंदा रुकेगा तो उसके पीछे दूसरा उसको फॉलो करेगा, तो मेरे ख्याल से कि ट्रैफिक का निज़ाम तो हमारे यहाँ सुधर सकता है। अच्छा, मैं नई नस्ल से मुखातिब हूँ, मुस्तकबिल के आप मेहमान हैं, पाकिस्तान आपके हवाले किया जाएगा। आप में से कितने लोगों, सही सच सच बताइएगा, कितने लोगों की ख्वाहिश है कि आपके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, प्राडोज़ और वीगोज़ और सायरन के साथ और बंदूकों के साथ लोग चलते हों? क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, या आप समझते हैं कि नहीं, आपको एक ज़िंदगी जो है एक आम आदमी की तरह गुजारना चाहिए है और ये वीआईपी खच्चर ख़त्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान से? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। कि आप जितने भी सवाल कर रहे हैं कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि कोई भी हम किसी पुलिस वाले को ब्लेम कर रहे हैं या हम किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे वो हम में से ही है, पाकिस्तानी ही है, और हमारे माशरे में हमारे अंदर ही गंद भरा हुआ है कि हम, अगर मैं आम इंसान हूँ और अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूँ और मैं अगर कुछ चंद पैसे देख लेता हूँ तो मेरी भी नीयत ख़राब हो सकती है। तो गंद हमारे अंदर है। अगर पुलिस वाला है तो वो ये कसम खा के आता है कि मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे दूँगा, लेकिन जब वो देखता है कि ईमानदारी से कुछ भी नहीं हो रहा, अगर दूसरा अगर कोई ब्राइब ले रहा है या उसकी जगह जो है उसको ठोकर मार रहा है उसकी जगह को,
तो वो भी ब्राइब लेना स्टार्ट हो जाता है, वो भी दूसरों को नीचा करना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये है कि हम जब तक हमारे अंदर जो गंद है उसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छी। अभी इन्होंने यही बात की कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, आपके ख्याल में ये ख़त्म हो सकता है वीआईपी कल्चर, या ये जो एक? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है जो मैं जिस बात पे एड्रेस करना चाहूँगी। हमारे यहाँ दो चीज़ों की कमी कहलाई जाती है कि एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है। मेरे नज़दीक एजुकेशन से ज़्यादा तरबियत की कमी है। अगर हम में हर वो शख्स जो किसी से भी बड़ा है, वो साथी हों या मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, वो या माँ बाप हों या इवन बड़े बहन भाई या जो भी लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है कि वो किसी की तरबियत करें, उसका माइंड मेकअप करें। तालीम पे तो बहुत ज़ोर है हमारे यहाँ, तरबियत पे ज़ोर नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं शायद आई डोंट नो कि मुझे इस बात को बहुत ज़्यादा इशू बनाना चाहिए कि नहीं, मगर रिलीजन, खाली इस्लाम की बात नहीं करूँगी मैं। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, हर रिलीजन आपको पीस सिखाता है, हर रिलीजन आपको इक्वालिटी सिखाता है। अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसकी अगर आप असास को देख लें और उसके बेस को देख लें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली आप हर माशरे की हर बुराई ख़त्म कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर याद दहानी कराते चलूँ कि ये प्रोग्राम आप ही के ताउन से आगे बढ़ रहा है। आप अपने मसाइल हमें ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। और आखिर में शायर तौक़ीर चुग़ताई की एक नज़्म पेश करता हूँ। अब तो उम्मीदों का चूल्हा जलता है और ख्यालों में ही रोटी पकती है। दिन भर गैस नहीं होती, आ भी जाए तब भी कम होती है। चूल्हा गर्म नहीं होता, जलते जलते बुझ जाता है। बच्चे रोते रोते भूखे सो जाते हैं। घर के बूढ़े बिजली, पानी, गैस के गम में खो जाते हैं। दुख का कारोबार यूं ही चलता रहता है। चूल्हा कम जलता है, दिल जलता रहता है।